Assalamu alaikum. I am Muhammad Tahir Afzal. Today our topic of discussion is about the anatomy of the ruminant stomach. तो जो ruminants का stomach होता है इसके अंदर चार चैम्बर होते हैं, इसको मल्टी कंपार्टमेंट स्टमक बोलते हैं। इसमें जो चार चैम्बर हैं वो है र्यूमन, उसके बाद रेटिकुलम, ओमेजम और लास्ट पे एबोमेजम आता है। तो इसके जो पहले तीन चैम्बर होते हैं र्यूमन, रेटिकुलम और ओमेजम, ये नॉन ग्लैंडुलर होते हैं, इनके अंदर ग्लैंडुलर सेक्रीशन नहीं होती, तो इसको नॉन ग्लैंडुलर रीजन भी बोलते हैं, इसोफिजियल रीजन भी बोलते हैं। और इन पहले तीन चैम्बर को फोर स्टमिक या प्रो वेंटिकलस भी बोलते हैं। और जो लास्ट वाला चैम्बर है जिसको हम एबोमिज्म बोलते हैं वो ग्लैंडुलर स्टमिक है, वहां पर ग्लैंडुलर सेक्रीशन होती है, तो उसको ट्रू स्टमिक, ग्लैंडुलर स्टमिक या एबोमिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इनकी बॉडी के अंदर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो टोटल जो स्टमिक है र्यूमिनेंट्स का उसका 80% जो है वो सिर्फ र्यूमन बनाता है। र्यूमन एक बड़ा चैम्बर है, ये आपको नजर आ रहा है। तो ये जो र्यूमन है ये 80% जो है वो स्टमिक का बनाता है, और जो रेटिकुलम नेक्स्ट चैम्बर है ये 5% बनाता है टोटल स्टमिक का। उसके बाद ओमेजम जो है ये 7 to 8% बनाता है स्टमिक का, और एबोमेजम जो है वो भी 7 to 8% टोटल स्टमिक का बनाता है। तो ये टोटल 100% बन जाएगा। अगर बॉडी में इनकी मैं लोकेशन की बात करूं तो जो र्यूमन है ये लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन पाया जाता है। अब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से सिर्फ 3/4 स्पेस जो है वो र्यूमिनेंट्स का स्टमिक ऑक्यूपाई करता है। इसके जो चार चैम्बर हैं वो 3/4 जो है अब्डोमिनल कैविटी की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, इतना बड़ा इनका स्टमिक होता है। बाकी जो 1/4 है उसमें इंटेस्टीन आ जाती हैं, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आ जाती है, यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन आ जाते हैं, और बाकी वेसल्स और ऑर्गन आ जाते हैं। तो 3/4 जो है वो सिर्फ र्यूमिनेंट्स का स्टमिक ऑक्यूपाई करता है। उसमें से 80% र्यूमन है, तो जितना भी लेफ्ट साइड है एब्डोमिनल कैविटी की वो सारी की सारी र्यूमन ऑक्यूपाई करता है। र्यूमन जो है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ आपको र्यूमन ही फील होगा। र्यूमन के अलावा सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन जो है वो स्प्लीन का प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड पे। बाकी जो चैम्बर्स हैं एबोमेजम, ओमेजम और बाकी जितने भी ऑर्गन है वो सारे के सारे एब्डोमिनल कैविटी की राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और इनमें से जो रेटिकुलम है, रेटिकुलम क्रेनियल मोस्ट ऑर्गन है कि र्यूमिनेंट स्टमिक में जो सबसे आगे की तरफ जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है ये आप देख रहे हैं, ये रेटिकुलम है। रेटिकुलम के फौरन बाद जो है वो डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। जो रेटिकुलम है ये क्रेनियल मोस्ट ऑर्गन है और ये डायाफ्राम से टच करता है। अगर मैं बात करूं इन चैम्बर्स की इंटीरियर की, तो र्यूमन को अगर हम अंदर से देखें तो अंदर से ये आपको कारपेट लाइक नजर आएगा, ये टॉवल लाइक, तौलिया की तरह का आपको नजर आएगा। इसके ऊपर ये पेपिलेज नजर आएंगे। तो र्यूमन जो है ये कारपेट शेक लाइक अपीयरेंस होती है या टॉवल लाइक इसकी अपीयरेंस आपको नजर आ रही है। रेटिकुलम की बात करें तो रेटिकुलम अंदर से हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स नजर आते हैं, जैसे शहद का छत्ता होता है, तो हनी कॉम्ब लाइक आपको ये कंपार्टमेंट्स इसके अंदर नजर आते हैं। तो रेटिकुलम का जो दूसरा नाम है वो हार्डवेयर कंपार्टमेंट है। हार्डवेयर भी इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं और हनी कॉम्ब भी बोलते हैं, और ये सबसे क्रेनियल मोस्ट ऑर्गन होता है। अगर हम ओमेजम की बात करें तो ओमेजम के अंदर आपको लीफ लाइक लैमिने नजर आते हैं। तो ये ओमेजम है, तो इसके अंदर ये आपको लीफ लाइक लैमिने नजर आएंगे। इसमें आपको लीफ लाइक लैमिने नजर आएंगे और इन लैमिने की तादाद अबाउट 100 होती है। फर्दर अगर हम देखें तो इन लीफ लाइक लैमिनेस के ऊपर अगर आप इसको देखें गौर से तो आपको हॉर्नी पेपिले नजर आएंगे। ये जो हॉर्नी पेपिलेज हैं इनको हम उंगली फार्म पेपिले बोलते हैं। तो मैंने बताया कि ओमेजम के अंदर आपको लीफ लाइक लैमिने नज़र आते हैं जिनकी तादाद अबाउट 100 है, और ये बुक की तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। और फर्दर हर लीफ लाइक लैमिने के ऊपर आपको ये हॉर्नी पेपिले नज़र आ रहे हैं जिनको उंगली फार्म पेपिले बोलते हैं। अगर मैं र्यूमन की सर्फेस की बात करूं तो र्यूमन की टोटल 2 सर्फेस होती हैं। तो ये वाली जो आपको सर्फेस नज़र आ रही है इसको हम लेफ्ट सर्फेस बोलते हैं या इसको प्राइटल सर्फेस बोलते हैं। तो इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है कि जिस तरफ आपको सिर्फ र्यूमन नज़र आएगा और कोई ऑर्गन नज़र नहीं आएगा तो ये र्यूमन की लेफ्ट सरफेस है। इस तरफ आपको सिर्फ र्यूमन नज़र आ रहा है या क्रेनियल मोस्ट पे थोड़ा सा रेटिकुलम का पार्ट नज़र आ रहा है, तो ये वाली सरफेस जिधर आपको सिर्फ र्यूमन नज़र आता है, थोड़ा पार्ट रेटिकुलम का नज़र आता है, वो लेफ्ट र्यूमनल सरफेस है या प्राइटल सरफेस है। और इसके ऑपोजिट अगर मैं देखूँ, इसके ऑपोजिट आपको ये दूसरे ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं। तो ये वाली जो सरफेस है र्यूमन की ये राइट सरफेस है, इधर आपको ओमेजम नज़र आ रहा है और एबोमेजम नजर आ रहा है। तो जिस तरफ आपको मेजम और एबोमेजम नजर आएगा ये राइट सरफेस है ह्यूमन की, और इसको विजुअल सरफेस बोलते हैं क्योंकि इसके साथ ये देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन टच करेंगे। इसके साथ ये मेजम टच कर रहा है, एबोमेजम टच कर रहा है, और इधर इंटेस्टीन्स वगैरह भी टच करती हैं, लिवर वगैरह। तो ये सरफेस की आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने कर ली। इसके बाद हम देखते हैं तो र्यूमन जो है ये फर्दर जो है वो 2 सैक्स के अंदर डिवाइडेड होता है, 2 मेन सैक्स के अंदर। एक होता है डॉर्सल सैक और एक होता है वेंट्रल सैक। तो जो वेंट्रल सैक होता है उसके अंदर फीड प्रेजेंट होती है, जो जानवर चारा खाता है वो वेंट्रल सैक ऑफ ह्यूमन के अंदर होता है, और उसकी फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन के नतीजे में गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो डॉर्सल सैक के अंदर प्रेजेंट होती है। वेंट्रल सैक के अंदर फीड होती है
और उसकी फर्मेंटेशन होती है जिससे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और साथ में वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं। 3 वोलेटाइल मेन फैटी एसिड्स हैं जिसमें एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, प्रोपियानिक एसिड है। तो ये जो 3 वोलेटाइल फैटी एसिड पैदा होते हैं, एसिटिक एसिड, प्रोपियानिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड, ये ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होते हैं। और इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है वो डॉर्सल सैक में प्रेजेंट होती है। तो इसी वजह से अगर आप र्यूमन को देखेंगे तो र्यूमन का जो डॉर्सल सैक है वो आपको प्लेन नज़र आएगा, उसके अंदर आपको पेपिलेज की तादाद नज़र नहीं आएगी या बहुत कम पेपिलेज आपको नज़र आएंगे। लेकिन जो इसका वेंट्रल सैक है उसके अंदर क्योंकि फीड प्रेजेंट होती है तो वेंट्रल सैक के अंदर आपको ये टॉवल लाइक नज़र आएगा और ये बेशुमार आपको पेपिलेज प्रेजेंट है, बेशुमार पेपिलेज आपको प्रेजेंट नज़र आएंगे। तो जिधर ये पेपिलेज बहुत ज़्यादा है ये इसका वेंट्रल सैक है और जिधर गैस प्रेजेंट होती है और पेपिलेज एब्सेंट है ये इसका डॉर्सल सैक है। तो ये आप लोगों का रेफरेंस पॉइंट है कि ये र्यूमन की लेफ्ट सरफेस है क्योंकि इधर बाकी चैम्बर नज़र नहीं आ रहे, इसको प्राइटल सरफेस भी बोलते हैं। तो ये वाला इसका डॉर्सल सैक है जिसमें पेपिलेज एब्सेंट है और ये वाला इसका वेंट्रल सैक है। तो ये वाला इसका डॉर्सल कर्वेचर, 2 कर्वेचर होते हैं इसके, ये जो डॉर्सल सैक के साथ है ये है डॉर्सल कर्वेचर और ये र्यूमन का वेंट्रल कर्वेचर है। अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो र्यूमन के अंदर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको सैक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ये आपको एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव नज़र आ रहा है। तो ये जो आपको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो र्यूमन के अंदर 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव और राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो जो लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है वो लेफ्ट सरफेस पे प्रेजेंट होगा और जो राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है वो राइट सरफेस पे प्रेजेंट होगा। ये जो लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है ये लेफ्ट सरफेस पे प्रेजेंट है और ये डॉर्सल और वेंट्रल सैक को सेपरेट कर रहा है। ये डॉर्सल सैक है और ये वेंट्रल सैक है। और अगर हम इन साइड देखें तो इसी जगह पे जहाँ पे बाहर पे आपको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव नज़र आ रहा है, इन साइड आपको लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल पिलर नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो अंदर आपको ये पिलर नज़र आ रहा है। तो बाहर था लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो कि 2 सैक्स में डिवाइड कर रहा है र्यूमन को, और इंटीरियर अगर देखें तो इंटीरियर आपको ये पिलर नज़र आ रहा है, मस्कुलर पिलर नज़र आ रहा है जिसको हम ये देखें, ये आपको मस्कुलर पिलर नज़र आ रहा है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल पिलर। तो बाहर पे है लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव और इनसाइड है लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल पिलर। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, इस तरफ ये राइट सरफेस है र्यूमन की क्योंकि इसके इस तरफ आपको बाकी ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं, अमेजम एबोमेजम नज़र आ रहा है, इसलिए इसको विजुअल सरफेस भी बोलते हैं। तो ये वाला जो इस तरफ आपको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव नज़र आ रहा है, इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को हम बोलते हैं राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव और इन साइड जो आपको पिलर नज़र आएगा इस जगह पे, ये है राइट लॉन्गिट्यूडनल पिलर, ये है राइट लॉन्गिट्यूडनल पिलर, ये है लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल पिलर। तो बाहर वाली साइड पे देखें तो राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव नज़र आएगा जो कि डॉर्सल और वेंट्रल सैक में डिवाइड करेगा, और इन साइड इसी जगह पे आपको ये पिलर नज़र आएगा जिसको हम बोलते हैं राइट लॉन्गिट्यूडनल पिलर। तो ये इसके 2 लॉन्गिट्यूडनल पिलर और 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो कि र्यूमन को डॉर्सल और वेंट्रल सैक के अंदर डिवाइड करते हैं। अगर हम फर्दर डिटेल की बात करें तो र्यूमन के 2 कॉर्डल सैक होते हैं और 2 क्रेनियल सैक होते हैं। तो इसमें ये वाले जो पीछे की तरफ आपको ब्लाइंड सैक जो आगे से बंद हैं, ब्लाइंड सैक नज़र आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉर्डल सैक। तो ये वाला जो सैक है ये है कॉर्डो डॉर्सल ब्लाइंड सैक और ये है कॉर्डो वेंट्रल ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्योंकि ये आगे से ये देख रहे हैं बंद है, तो ये है कॉर्डो डॉर्सल, क्योंकि ये डॉर्सल के साथ है तो ये है कॉर्डो डॉर्सल ब्लाइंड सैक, और नीचे वाला जो है ये कॉर्डो वेंट्रल ब्लाइंड सैक। अगर आप देख रहे हैं तो कॉर्डो वेंट्रल के अंदर आपको पिपिलेज नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कॉर्डो डॉर्सल के अंदर आपको पिपिलेज लेस या एब्सेंट नज़र आएंगे। तो ये है कॉर्डो डॉर्सल और ये है कॉर्डो वेंट्रल ब्लाइंड सैक। और इन सैक्स को अगर हम देखें तो कॉर्डो डॉर्सल और कॉर्डो वेंट्रल के दरमियान में ये जो आपको ग्रूव नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर या कॉर्डल ग्रूव। पोस्टीरियर ग्रूव या कॉर्डल ग्रूव जो कि इसको कॉर्डो वेंट्रल और कॉर्डो डॉर्सल ब्लाइंड सैक्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये र्यूमन की कॉर्डल साइड है और जिस तरफ ये रेटिकुलम प्रेजेंट है ये र्यूमन की क्रेनियल साइड है। तो कॉर्डल साइड पे आपको ये कॉर्डल ग्रूव या पोस्टीरियर ग्रूव नज़र आता है और क्रेनियल साइड पे आपको ये क्रेनियल ग्रूव नज़र आएगा। तो ये क्रेनियल ग्रूव है और ये वाला कॉर्डल ग्रूव है। और अगर हम इसको अंदर से देखें तो इन साइड से इसके अंदर आपको ये पिलर्स नज़र आएंगे। तो ये वाले जो पिलर्स हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल पिलर। अगर हम देखें तो ये आपको इनके सर्कमफेरेंस के साथ साथ ये ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं कोरोनरी ग्रूव। ये वाला था पोस्टीरियर या कॉर्डल ग्रूव, और ये वाले जो ब्लाइंड सैक की बाउंड्री बना रहे हैं ये हैं कोरोनरी ग्रूव। अब ये वाला है डॉर्सल कोरोनरी ग्रूव जो कि डॉर्सल सैक की सर्कमफेरेंस पे है, और ये है वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव।
इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है कि जो डॉर्सल कोरोनरी ग्रूव है वो आपको इनकम्प्लीट नज़र आएगा। ये देखें यहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाता है, ये कम्प्लीटली जो है ज्वाइन नहीं कर रहा। इधर से भी देखें तो ये इनकम्प्लीट है। तो डॉर्सल कोरोनरी ग्रूव इनकम्प्लीट होता है, लेकिन जो वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव है वो आपको ये कंप्लीट नज़र आ रहा है। तो जो वाला ग्रूव ये आपको कंप्लीट नज़र आएगा ये वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव है, और जो इनकम्प्लीट नज़र आएगा वो डॉर्सल कोरोनरी ग्रूव है। अगर इन साइड देखें तो बाहर ये ग्रूव्स प्रेजेंट है और अंदर पिलर्स प्रेजेंट है। तो ये देखें ये आपको पोस्टीरियर पिलर नज़र आ रहा है, बाहर था पोस्टीरियर ग्रूव और इन साइड आपको पोस्टीरियर या कॉर्डल पिलर नज़र आ रहा है। आउटसाइड ये था वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव, आउटसाइड आपको वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव नज़र आ रहा है और इन साइड आपको ये पिलर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि जिसके अंदर आपको ये पिलर्स कंप्लीट नज़र आ रहे हैं, ये वेंट्रल कोरोनरी पिलर्स हैं। ये है वेंट्रल कोरोनरी पिलर्स और ये है कॉर्डोवेंट्रल ब्लाइंड सैक। ये है वेंट्रल कोरोनरी पिलर्स जो कि कंप्लीट हैं, और जो डॉर्सल कोरोनरी पिलर्स हैं वो आपको इनकम्प्लीट नज़र आ रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाते हैं, ये कंप्लीट नहीं है। तो ये है डॉर्सल कोरोनरी पिलर्स और ये है कॉर्डोडॉर्सल ब्लाइंड सैक और ये है कॉर्डोवेंट्रल ब्लाइंड सैक। तो टोटल अभी तक आप लोगों ने 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव और पिलर देखे हैं, आउटसाइड पे ग्रूव और इनसाइड पे पिलर्स, जो कि लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल और राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स और पिलर हैं। और एक आपने पोस्टीरियर ग्रूव देखा है जो कि दोनों कॉर्डल सैक्स को सेपरेट कर रहा है, जिसको हम पोस्टीरियर ग्रूव बोलते हैं, और इन साइड पे आपको पिलर नज़र आ रहा है जिसको पोस्टीरियर पिलर बोलते हैं। और 2 आपने कोरोनरी ग्रूव्स और 2 कोरोनरी पिलर्स देखे हैं जो कि सरकमफेरेंस बना रही हैं कॉर्डल सैक्स की, और एक आपने अंटीरियर ग्रूव देखा है। तो मैंने बताया कि र्यूमन के 2 मेन सैक हैं, डॉर्सल सैक और वेंट्रल सैक, और कुछ इसके जो है वो ब्लाइंड सैक, कॉर्डोवेंट्रल कॉर्डोडॉर्सल ब्लाइंड सैक हैं। तो इसके जो 2 सैक हैं उसमें जो वेंट्रल सैक है वो ब्लाइंड होता है। अगर आप देखें तो ये जो वेंट्रल सैक है ये आगे से बंद है और इधर से भी ये आगे से बंद है। तो ये जो वेंट्रल सैक है ये कम्प्लीटली ब्लाइंड है। लेकिन जो डॉर्सल सैक है क्रेनियली अगर हम देखें तो क्रेनियली ये जो है ये रेटिकुलम के अंदर इंटर हो रहा है। तो ये जो इसका डॉर्सल सैक है वो रेटिकुलम के अंदर इंटर हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर र्यूमन रेटिकुलम के अंदर इंटर हो रहा है इसको हम बोलते हैं र्यूमिनो रेटिकुलर ऑरिफिस या र्यूमिनो रेटिकुलर ओपनिंग। जहाँ पे र्यूमन जो है वो रेटिकुलम में इंटर हो रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं र्यूमिनो रेटिकुलर ओपनिंग या र्यूमिनो रेटिकुलर ऑरिफिस। नेक्स्ट मैं अगर पॉइंट की बात करूँ तो ये आपको इसोफेगस नज़र आ रही है। तो इसोफेगस इंटर हो रही है एट द जंक्शन ऑफ र्यूमन एंड रेटिकुलम। तो ये आप देख रहे हैं कि इसोफेगस जिस पॉइंट पे इंटर हो रही है इस पॉइंट को बोलते हैं र्यूमिनो रेटिकुलर ऑरिफिस, ये जंक्शन या कार्डिया भी इसको बोलते हैं। तो ये जिस पॉइंट पे र्यूमन और रेटिकुलम के अंदर ये इसोफेगस इंटर हो रही है इसको हम बोलते हैं एट्रियम वेंट्रिकुलाई। तो ये जो एरिया है जहाँ पर इसोफेगस र्यूमन और रेटिकुलम में इंटर हो रही है उनकी जंक्शन पे, उसको हम बोलते हैं एट्रियम वेंट्रिकुलाई। तो ये है डूम शेप एट्रियम वेंट्रिकुलाई। अगर आप देखें तो ये इसोफेगस जो है इंटर हो रही है र्यूमन और रेटिकुलर ऑरिफिस के ऊपर, और जहाँ पर इसोफेगस ये इंटर होती है वहाँ से आपको ये ग्रूव नज़र आता है, ये ग्रूव नज़र आ रहा है, ये इसोफेजियल ओपनिंग है, और यहाँ से आगे ये आपको ग्रूव नज़र आ रहा है जो र्यूमन से जा रहा है रेटिकुलम के अंदर। अगर आप देखें तो ये ग्रूव र्यूमन से रेटिकुलम के अंदर चला जाता है और रेटिकुलम को भी बाईपास कर जाता है और जाके ओमेज़म के अंदर ये ग्रूव ओपन होता है। तो इस ग्रूव का नाम है इसोफेजियल ग्रूव। ये ग्रूव जो कि र्यूमन को बाईपास कर रहा है, फिर रेटिकुलम को बाईपास कर रहा है और फिर जाके ओमेज़म के अंदर ओपन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इसोफेजियल ग्रूव। इसोफेजियल ग्रूव का फंक्शन क्या होता है? इसोफेजियल ग्रूव जो है ये काफ्स के अंदर मेनली फंक्शनल होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि जो काफ मिल्क पीते हैं, मिल्क सक करते हैं, वो मिल्क जो है वो र्यूमन और रेटिकुलम को बाईपास करके ओमेज़म और एबोमेज़म में चला जाता है। क्योंकि ये माइक्रोबियल स्टमक है, र्यूमन जो है इधर माइक्रोबियल डिजेशन होती है, तो फर्मेंटेशन से जो मिल्क होगा उसके इंग्रेडिएंट लॉस हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि ये जो इसोफेजियल ग्रूव है ये र्यूमन को बाईपास कर जाएगा, मिल्क डायरेक्टली जाके ओमेज़म और एबोमेज़म में ओपन होगा और वहाँ से उसकी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो इसोफेजियल ग्रूव का फंक्शन ये है कि बाईपास करना र्यूमन और रेटिकुलम को। ये इसोफेगस जहाँ पे इंटर हो रही है वहाँ से स्टार्ट होके र्यूमन को बाईपास करता है, फिर रेटिकुलम को बाईपास करता है और मेज़म के अंदर जाके इंटर होता है। नेक्स्ट अगर मैं चैम्बर की बात करूँ तो वो है रेटिकुलम। तो ये आपको रेटिकुलम नज़र आ रहा है। रेटिकुलम क्रेनियल मोस्ट चैम्बर है, ये सबसे आगे पाया जाता है। इसके फ़ौरन बाद जो है डायफ्राम पड़ा होता है, तो ये डायफ्राम से टच करता है इधर से। तो ये है इसकी डायफ्राग्मेटिक सरफेस। तो अगर इसको अंदर से मैं देखूँ तो ये हनी कॉम्ब लाइक नज़र आएगा, जैसे शहद का छत्ता होता है। हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट इसके अंदर नज़र आते हैं। तो इस चैम्बर को हम हनी कॉम्ब भी बोलते हैं और हार्डवेयर भी बोलते हैं। इसको हार्डवेयर क्यों बोलते हैं कि अगर जानवर खाने पीने के दौरान कोई कील, कोई शार्प ऑब्जेक्ट,
कोई इस तरह का कोई मेटल या कोई शार्प ऑब्जेक्ट इंजेस्ट कर लेता है तो वो इन कॉम्स के अंदर स्टक हो जाता है, तो ये उसको कैच कर लेते हैं, तो वो हार्डवेयर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्योंकि ये जो चैम्बर है ये हार्डवेयर ऑब्जेक्ट्स को कैच करता है, इसलिए इसको हार्डवेयर बोलते हैं। और अगर कोई कील वगैरह इसके अंदर आ जाए तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम हार्डवेयर डिजीज़ बोलते हैं। और हार्डवेयर डिजीज़ का दूसरा नाम है ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस या ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। एक्चुअली क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी जानवर ने कोई कील खा लिया है तो वो इन चैम्बर्स के अंदर आके स्टक हो जाएगा रेटिकुलम के हनीकॉम्ब्स के अंदर। तो वहाँ से मैंने बताया कि ये क्रेनियल मोस्ट ऑर्गन है, अगर ये कील इसके अंदर स्टक है तो ये रेटिकुलम की वाल को पियर्स कर देगा। इसको पियर करने के बाद इसके आगे डायाफ्राम पड़ा हुआ है, तो डायाफ्राम को पियर्स कर देगा और डायाफ्राम से आगे जो है वो थोरैसिक कैविटी है और थोरैसिक कैविटी में पेरिकार्डियम और हार्ट पड़ा हुआ है। तो ये क्रेनियल मोस्ट चैम्बर है, आगे डायाफ्राम है और आगे थोरैसिक कैविटी के अंदर पेरिकार्डियम और हार्ट पड़ा हुआ है। तो इधर से कील जो है इसकी वाल को टीयर करेगा, डायाफ्राम को टीयर करेगा और पेरिकार्डियम को जाके डैमेज करेगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस। ट्रॉमा मीन इंजरी, तो ये इंजरी काज कर रहा है। ट्रोमेटिक रेटिकुलम को इन्वॉल्व कर रहा है, रेटिकुलम की वाल को टीयर कर रहा है, उसके बाद डायाफ्राम को और पेरिकार्डियम को जाके इन्फ्लेमेशन कर रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस। और अगर इसके अंदर जो शार्प ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन जो है उसका जो शार्प पॉइंट है वो दूसरी तरफ हो, पीछे की तरफ हो। फॉर एग्जांपल जो शार्प ऑब्जेक्ट है उसका जो पॉइंट है इस तरफ हो, तो इधर से ये रेटिकुलम को डैमेज करेगा और इधर पेरिटोनियम है, तो पेरिटोनियम और पेरिटोनियल ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। कि अगर शार्प ऑब्जेक्ट क्रेनियल तरफ उसका जो शार्प पॉइंट है तो वो पेरिकार्डियम को डैमेज करेगा, तो पेरिकार्डाइटिस। और अगर पीछे की तरफ पेरिटोनियल कैविटी की तरफ उसका शार्प पॉइंट है तो उसको बोलेंगे ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये आपको नजर आ रहा है ग्रूव जो कि र्यूमन और रेटिकुलम को सेपरेट कर रहा है। तो ये वाला जो ग्रूव जो र्यूमन और रेटिकुलम को सेपरेट कर रहा है इसको हम बोलते हैं र्यूमिनो रेटिकुलर ग्रूव। तो ये वाला ग्रूव कौन सा है? र्यूमिनो रेटिकुलर ग्रूव, जो कि र्यूमन और रेटिकुलम को सेपरेट कर रहा है। इसके अंदर अगर देखूँ तो ये है र्यूमिनो रेटिकुलर ऑरिफिस, जहाँ पर ये र्यूमन इंटर हो रहा है रेटिकुलम के अंदर, और ये इसोफिजियल ग्रूव और ये इसोफिजियल ओपनिंग या कार्डिया इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये जो रेटिकुलम है ये आगे ओमेजम जो कि थर्ड चैम्बर है उसके अंदर ओपन होगा। तो ये वाली जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है ये है रेटिकुलो ओमेजल ऑरिफिस, जो कि रेटिकुलम और ओमेजम के दरमियान में। ये देख रहे हैं कि मैंने रेटिकुलम से फिंगर इंसर्ट की है और वो ओमेजम के अंदर ओपन हो रही है। तो ये वाली जो ओरिफिस है इसको बोलते हैं रेटिकुलो ओमेजल ऑरिफिस या रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग। तो ये है रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग। नेक्स्ट जो चैम्बर है वो है ओमेजम, जो कि 7 to 8% बनाता है स्टमक का, और इसके अंदर आपको ये लीफ लाइक लैमिने नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन 100 फोल्ड्स होते हैं, जैसे किताब के पेजेस होते हैं इसी तरह ये होते हैं। तो अबाउट 100 लैमिने आपको नज़र आते हैं, और इन लैमिने के ऊपर आपको ये छोटे छोटे पेपिले नज़र आते हैं, इनको बोलते हैं हॉर्नी पेपिले। और ये जो बर्ड्स होते हैं, मुर्ग जो होता है उसके जो क्लॉज होते हैं उनकी तरह के आपको नज़र आते हैं। और इन हॉर्नी पेपिलेस का नाम होता है उंगली फॉर्म पेपिलेस, उंगली फॉर्म पेपिलेस। और इस चैम्बर का नाम होता है मैनीप्लाइज। मैनीप्लाइज मीन मैनी फोल्ड। इसके अंदर क्योंकि लेमिने के काफ़ी फोल्ड प्रेजेंट है इसको बोलते हैं मैनीप्लाइज। अगर मैं अमेजम की सर्फेस की बात करूं तो अमेजम की आपको 2 सर्फेस नज़र आएंगी। तो ये वाली सरफेस जो कि र्यूमन को टच करेगी इसको हम बोलेंगे इसकी लेफ़्ट सरफेस। ये जो सरफेस र्यूमन को टच कर रही है ये है लेफ़्ट सरफेस। मैंने पहले भी बताया कि जो र्यूमन है उसकी भी 2 सरफेस हैं। लेफ़्ट सरफेस वो है जिधर आपको ऑर्गन नज़र नहीं आ रहे, और राइट सरफेस वो है जिधर आपको ये ओमेजम और एबोमेजम टच करता नज़र आएगा। तो ये र्यूमन की राइट सरफेस है, लेकिन जो ओमेजम है जो र्यूमन को टच कर रही है जो सरफेस वो उसकी लेफ़्ट सरफेस है। तो ये वाली लेफ़्ट सरफेस और ये वाली जो सरफेस है ये इसकी राइट सरफेस है। ओमेजम के भी 2 कर्वेचर हैं। ये वाला जो कर्वेचर है इसको हम बोलते हैं डॉर्सल कर्वेचर, और ये वाला जो इसका कर्वेचर है इसको बोलते हैं वेंट्रल कर्वेचर। और ये जो सामने आपको ग्रूव नज़र आ रहा है ये है एंटीरियर ग्रूव। मैंने पहले भी बताया कि र्यूमन के पीछे की तरफ पोस्टीरियर ग्रूव और आगे की तरफ एंटीरियर ग्रूव प्रेजेंट होता है। लास्ट पे जो ओमेजम है वो ओपन होता है एबोमेजम के अंदर। तो ये वाली जो ओपनिंग है आप देख रहे हैं ये जो ओमेजम से एबोमेजम के अंदर हो रही है इसको बोलते हैं ओमेजो एबोमेजल ऑरिफिस या ओमेजो एबोमेजल ओपनिंग। ये इधर से अगर मैं फिंगर या हैंड इंसर्ट करूं तो ओमेजम से ये एबोमेजम के अंदर ओपन हो रही है। तो ये वाला जो लास्ट वाला चैम्बर है इसको हम एबोमेजम बोलेंगे। एबोमेजम की भी टोटल 2 सर्फेसेज हैं। एक ये वाली सरफेस जो र्यूमन को टच कर रही है ये इसकी लेफ्ट सरफेस है,
दिस इज़ द लेफ्ट सरफेस, और दूसरी ये वाली जो है इसकी राइट सरफेस है। और इसके दो कर्वेचर आपको नज़र आ रहे हैं। ये वाला जो कर्वेचर है ये इसका लेसर कर्वेचर है, और ये इसका ग्रेटर कर्वेचर है। ये इसका ग्रेटर कर्वेचर आपको नज़र आ रहा है, और ये एबोमेज़म का आपको लेसर कर्वेचर नज़र आ रहा है। और एबोमेज़म से आगे आपको ये ड्यूडिनम नज़र आ रही है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। तो ये है ड्यूडिनम। और ये जो आपको लेसर कर्वेचर के साथ जो लिगामेंट नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम जो कि लिवर को कनेक्ट करता है ड्यूडिनम के साथ और एबोमेज़म के साथ। तो ये है इसका लेसर ओमेंटम। अगर मैं एबोमेज़म की इंटीरियर पार्ट की बात करूं तो इसके इनसाइड 3 तरह की ग्लैंडुलर रीजन होती है, कार्डिक ग्लैंड रीजन, फंडिक ग्लैंड रीजन और पाइलोरिक ग्लैंड रीजन। तो कार्डिक ग्लैंड रीजन किसी भी स्टमक की जहाँ से ग्लैंडुलर रीजन स्टार्ट होती है, उसकी जो सबसे पहली रीजन होती है उसको हम बोलते हैं कार्डिक ग्लैंड रीजन। तो ये वाली रीजन जो सबसे पहले स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे ओमेज़म ओपन हो रहा है एबोमेज़म के अंदर, तो ये है कार्डिक ग्लैंड रीजन। ये है कार्डिक ग्लैंड रीजन जो सबसे पहली रीजन है। उसके बाद ये वाले जो फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं फंडिक ग्लैंड रीजन। फंडिक ग्लैंड रीजन का दूसरा नाम होता है प्रॉपर गैस्ट्रिक ग्लैंड रीजन। जो प्रॉपर गैस्ट्रिक ग्लैंड रीजन होती है, ये वाहिद वो रीजन होती है जहाँ पर HCl और पेप्सिनोजन सक्रीट होता है। बाकी जो कार्डिक ग्लैंड रीजन और पाइलोरिक ग्लैंड रीजन होती है, यहाँ पर HCl और पेप्सिनोजन सक्रीट नहीं होते, इस वजह से इनको प्रॉपर गैस्ट्रिक ग्लैंड रीजन नहीं बोलते। जो फंडिक ग्लैंड रीजन है ये प्रॉपर गैस्ट्रिक ग्लैंड रीजन हैं। तो ये है कार्डिक ग्लैंड रीजन जो सबसे पहली रीजन है, और जहाँ पर आपको ये फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये है फंडिक ग्लैंड रीजन। और लास्ट वाली जो रीजन है जहाँ पर एबोमेज़म इंटर हो रहा है ड्यूडिनम के अंदर, ये है पाइलोरिक ग्लैंड रीजन। दिस इज़ पाइलोरिक ग्लैंड रीजन। तो ये है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द एबोमेज़म। तो ग्रेटर कर्वेचर से आपको जो मेंटम नज़र आ रहा है ये है ग्रेटर मेंटम, और लेसर कर्वेचर से जो नज़र आ रहा है वो है लेसर मेंटम। एक इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है र्यूमन के ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा है राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, क्योंकि ये राइट सरफेस है जिधर आपको मेज़म और एबोमेज़म नज़र आते हैं। तो ये राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। और अगर आप देखें तो ये कॉर्नरी ग्रूव है। तो यहाँ से राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से और कॉर्नरी ग्रूव से एक इजाफी ग्रूव निकल रहा है, इसको बोलते हैं राइट एसेसरी ग्रूव। तो ये जो राइट एसेसरी ग्रूव है और राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, उनके दरमियान में ये जो आपको एक एरिया नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं र्यूमिनल आइलैंड या इंसुला र्यूमिनस। दिस एरिया इज़ कॉल्ड इंसुला र्यूमिनस। ये राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, और राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव और राइट एसेसरी ग्रूव के दरमियान में ये एक स्मॉल एरिया नज़र आता है, इसको बोलते हैं र्यूमिनल आइलैंड या इंसुला र्यूमिनस। र्यूमिनेंट्स ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिनके अंदर र्यूमन पाया जाता है। र्यूमन को लोकल लैंग्वेज में ओजरी या ओजड़ी बोला जाता है। तो र्यूमन, जिन जानवरों के अंदर ओजरी या र्यूमन पाया जाए उनको र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। और इनके अंदर एक अमल पाया जाता है जिसको हम र्यूमिनेशन बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि ये चारा सिर्फ कलेक्ट करते हैं, जब खा रहे होते हैं तो उसको चबाते नहीं है, ग्राइंडिंग नहीं करते, बल्कि फाडर को कलेक्ट करते हैं और र्यूमन को फिल कर लेते हैं। तो जो र्यूमन है ये एक लार्ज वैट, एक बड़ा सैक है जो कि टेम्परेरी स्टोर करता है फूड को। और फर्मेंटेशन वैट है, इसके अंदर फर्मेंटेशन होती है, माइक्रोबियल डिजेशन होती है, इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस, प्रोटोजुआ वगैरह होते हैं जो फूड खाई है मेनली जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी फर्मेंटेशन करवाते हैं। और फर्मेंटेशन के नतीजे में इनके अंदर जो है वो गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं जो कि फ्यूल के तौर पे यूज़ होते हैं और ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो जानवर हैं जिनके अंदर रूमन पाया जाए, ये क्या करते हैं, पहले चारे को खा लेते हैं, बाद में चारा दोबारा ओरल कैविटी के अंदर लेके आते हैं और उसको चबाते हैं बाद में। इस अमल को बोलते हैं रीगर्जिटेशन, कि जो फॉडर है वो र्यूमन से वापस ईसोफेगस और ओरल कैविटी में लेके आते हैं। तो इस अमल को बोलते हैं रीगर्जिटेशन या र्यूमिनेशन। तो जो र्यूमिनेंट हैं ये रीगर्जिटेशन करते हैं, र्यूमिनेशन करते हैं, खाने को चबाते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर र्यूमन पाया जाता है इनको र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। तो जो र्यूमिनेंट्स हैं इनके अंदर र्यूमन पाया जाता है, और र्यूमन को लोकल लैंग्वेज के अंदर ओजरी भी बोलते हैं, ओजरी या र्यूमन बोलते हैं। तो जिनके अंदर र्यूमन पाया जाएगा वो र्यूमिनेंट्स है, और इनके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको र्यूमिनेशन बोलते हैं, जिगाली करना। तो ये जो जानवर हैं ये जिगाली करते हैं। ये क्या करते हैं कि पहले जब ईट कर रहे होते हैं तो फूड को सिर्फ कलेक्ट करते हैं, उसको ग्राइंड नहीं करते। पहले कलेक्शन कर लेते हैं, र्यूमन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। र्यूमन एक लार्ज वैट है, लार्ज सैक है जिसके अंदर फूड को स्टोर करते हैं और उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है। तो पहले ये चबा लेते हैं और र्यूमन के अंदर स्टोर। तो जब ये खा रहे होते हैं तो ये सिर्फ कलेक्शन करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग नहीं करते। और बाद में जब ये बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ये वापस जो है वो र्यूमन से फूड को वापस लेके आते हैं फॉडर को ओरल कैविटी और ईसोफेगस के अंदर। तो इस अमल को बोलते हैं रीगर्जिटेशन, कि र्यूमन से वापस फॉडर को ईसोफेगस और ओरल कैविटी के अंदर लेके आना और बाद में ये चबाते हैं। और इस अमल को कहते हैं जिगाली करना या र्यूमिनेशन। तो ये जो जानवर हैं ये जिगाली करते हैं, र्यूमिनेशन करते हैं या रीगर्जिटेशन करते हैं। पहले सिर्फ कलेक्ट करते हैं, बाद में जब रिलैक्स हो जाते हैं तो फूड को वापस लेके आते हैं ओरल कैविटी
और फूड पाइप के अंदर, और उसको बाद में चबाते हैं, रिगर्जिटेशन करते हैं, रूमिनेशन करते हैं, जिगाली करते हैं। तो जिनके अंदर र्यूमन पाया जाए वो रूमिनेंट्स हैं, और इनके अंदर रूमिनेशन का अमल पाया जाता है। तो ये जो जानवर हैं ये तकरीबन दिन में 8 घंटे जो है वो जुगाली करते हैं, 1/3 ऑफ द डे जो है वो रूमिनेशन में गुजारते हैं। तो जो र्यूमन है ये एक लार्ज फर्मेंटेशन वैट है, इसके अंदर फर्मेंटेशन होती है, मेनली जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी फर्मेंटेशन होती है, जिसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें मेनली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और गैसेस के अलावा र्यूमन के अंदर वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि सोर्स है फ्यूल का इन एनिमल्स के लिए। तो वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें 3 मेजर हैं, ब्यूटेरिक एसिड है, प्रोपियानिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये 3 मेजर वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एसिड्स हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इनमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन डेवलप होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि जब ये जानवर ज़्यादा दाने खा लेते हैं, ग्रीन खा लेते हैं, या कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा लेते हैं, या ऐसी डाइट खा लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट या कंसनट्रेट ज़्यादा है, को वंडा ज़्यादा खा लिया, दाने रोटियां ज़्यादा खा ली, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रैपिड फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन बहुत तेज़ी से होने की वजह से बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होगी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस की वजह से इनके अंदर जो र्यूमन है वो डिस्टेंड हो जाएगा। इनको इस कंडीशन को बोलते हैं ब्लॉट या टिम्पनी। तो इनमें ब्लॉटिंग हो जाती है, उफारा हो जाता है, टिम्पनी हो जाती है उस गैस की अकोमुलेशन की वजह से। और दूसरा, इनके अंदर फर्मेंटेशन की वजह से वोलेटाइल फैटी एसिड जब काफ़ी ज़्यादा मकदार में पैदा होंगे तो वो एसिड्स हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड्स। तो एसिड्स की वजह से जो र्यूमन की पीएच है वो ड्रॉप कर जाएगी, उसकी जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी, जिसकी वजह से र्यूमन के अंदर जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो किल होना स्टार्ट हो जाएगा पीएच के डिक्रीज होने की वजह से। तो जब वो नॉर्मल फ्लोरा किल हो जाता है और जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ वगैरह, उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ब्लड के अंदर जब लैक्टिक एसिड ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होता है तो इस कंडीशन को बोल देते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये जानवर जो गाय भैंस भेड़ बकरियां जो रूमिनेंट्स हैं, जब भी कंसनट्रेट ज़्यादा खा लें, वंडा वगैरह खा लें, दाने या इस तरह की चीज़ें खा लें ज़्यादा मकदार में, तो फर्मेंटेशन ज़्यादा होती है और उसकी वजह से गैसेस बनती हैं, र्यूमन डिस्टेंड कर जाता है, जिसको टिम्पनी या ब्लॉट की कंडीशन बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाता है। और एसिड बेस इम्बैलेंस होने की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, क्योंकि एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस वगैरह देते हैं। तो जो बेस देते हैं उसमें मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। या इसकी इंजेक्शंस औरल या इंजेक्शन की फार्मुलेशन भी आती हैं, जैसे कि रेक्सा बाइकार्ब वगैरह, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ क्योंकि गैस प्रोड्यूस होती है तो गैस को हमने निकालने के लिए या तो नीडल से हम प्रिक करते हैं लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि जो र्यूमन है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। तो जो लेफ्ट पैरालंबर फोसा है, लेफ्ट फ्लैंक रीजन है, वहाँ पर हम नीडल या ट्रोकार कैनुला लगा के गैस को निकालते हैं।